अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद। हमारी ये वीडियो जो है, हमारा जो लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का, उस सिलसिले की हमारी ये सेकंड वीडियो है। तो आइए हम लोग अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। क्लास आप काम की तरफ जाने से पहले थोड़ा-सा आप लोगों को रिकॉल करना पड़ेगा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ये जो हमारा चैप्टर होगा इसमें 2 चीज़ें जो हैं हमारे ऑब्जेक्टिव में होंगी। नंबर 1 पे हम लोग ये देखेंगे कि हमें कैसे जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे जो एक्सचेंज रेट होता है उसकी होने वाली चेंज को मेज़र किया जा सकता है। दूसरा, हम वो फैक्टर्स को देखेंगे कि जो इस चेंज को कॉज़ करते हैं, जो इस चेंज का सबब बनते हैं, वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पहले ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग दूसरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के हवाले से काम का आगाज़ करेंगे। कि हाँ, यानी कि हम इसमें देखेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को चेंज को कॉज़ करते हैं, एक्सचेंज रेट में होने वाली जो अप एंड डाउन को, स्लाइड्स अप एंड स्लाइड डाउन को जो है वो रीजनिंग देते हैं, कॉज़ करते हैं। तो उसकी तरफ जाने से पहले हम लोग जो है इसमें देख रहे हैं कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऐसा एक्सचेंज रेट होता है जिसमें इकोनॉमी में, मार्केट में दोनों करेंसीज़ की डिमांड और दोनों करेंसी की सप्लाई डिसाइड करेंगे कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो आइए हम लोग अपने काम की तरफ आते हैं। क्लास उससे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि जो है एक ओपन मार्केट में एक हमारी जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कैसे डिमांड एंड सप्लाई जो है वो एक्सचेंज रेट का तयन करते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल आ रही है इसमें जो हमारे पास होम करेंसी वो यूएस डॉलर है और जो फॉरेन करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग होगी। तो अब उसमें हम देख रहे हैं कि एक गिवन इकोनॉमी में, गिवन सिनेरियो में जो दोनों करेंसीज की डिमांड है और दोनों करेंसीज की जो सप्लाई है उसकी बेस पे जो एक्सचेंज रेट हमारा तयन होता है वो कैसे होता है। और फिर जो हमारे पास वो बैलेंस पॉइंट आ जाएगा, जो वो हमारे पास बेस पॉइंट हो जाएगा, फिर हम उस पे नेक्स्ट आने वाले फैक्टर्स को देखेंगे कि वन बाय वन वो फैक्टर्स हमारे इस जो है बैलेंस पॉइंट को, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे इम्पैक्ट करेंगे, कैसे इफेक्ट करेंगे। तो पहले हम लोग बैलेंस पॉइंट की डिटर्मिनेशन करते हैं, फिर उन फैक्टर्स को देखते हैं जो वन बाय वन इस पर जो है वो इम्पैक्ट रखेंगे। तो उसमें देखते हैं हम लोग जी, हमारे पास ये देखिएगा, ये गिवन जो है सिनेरियो में होम करेंसी जो हमारे पास यूएस डॉलर है उसके बारे में बात हो रही है कि जो हमारे पास हम यूएस डॉलर वाली जो इकोनॉमी है उसमें जो हमारे पास फॉरेन करेंसी वो पाउंड स्टर्लिंग है। यानी कि यूएस की इकोनॉमी में पाउंड स्टर्लिंग की जो डिमांड और ये पाउंड स्टर्लिंग की सप्लाई, जिसके बाद हमारे पास जो है इस दोनों जो सप्लाई और डिमांड कर्व जो फॉरेन करेंसी की है इसकी बेस पे एक बैलेंस पॉइंट जनरेट हुआ, ये वाला जी। इसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या बैलेंस पॉइंट है जी। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट बनेगा यूएस डॉलर जो होम करेंसी यहाँ पे है 1.55 यूएस डॉलर वुड बी इक्वल टू 1 पाउंड स्टर्लिंग। ये यहाँ पे बैलेंस पॉइंट बना, ये एक्सचेंज रेट बना। ये हमारे पास एक इनपुट डाटा आ गया, एक गिवन डाटा आ गया। अब हम इसमें ये देखना चाहेंगे कि इस बैलेंस पॉइंट पे वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पे इम्पैक्ट रखेंगे जिसकी वजह से ये एक्सचेंज रेट चेंज होगा। तो हम लोग अपने काम की तरफ चलते हैं। अपने काम में देखते हैं जो पहला हमारे पास आता है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। उसमें जो पहला फैक्टर हमारे पास आता है वो रिलेटिव जो है इन्फ्लेशन रेट्स का आता है। तो पहले इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, फिर रियलिटी की बात कर लेते हैं। तो इन्फ्लेशन आपको पता है कि ये अफ़रात ज़र को बोलते हैं कि जब हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, अफ़रात ज़र, ज़र का अफ़रात जो ज़्यादा हो जाती है मनी सप्लाई, तो उसकी वजह से हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो डिक्लाइन की तरफ जाती है, जिससे जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज़ आ जाता है। तो जनरल प्राइस लेवल में जो इंक्रीज़ आना है इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अब रिलेटिव इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? रिलेटिव आपको पता है कि एक ऐसी ये टर्म होती है जो इन रिलेशन टू अनदर यूज़ की जाती है। तो इसमें जो हमारे पास 2 करेंसी यूज़ की जा रही है, एक यूएस डॉलर है जो होम करेंसी है और दूसरी हमारे पास यहाँ पे फॉरेन करेंसी है। तो तो रिलेटिव का मतलब क्या है? देखिए हम कहते हैं इन्फ्लेशन हुई, दोनों जगह पर हुई है, ठीक है? दोनों जगह पे इन्फ्लेशन हुई है, यानी कि यूएसए की इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन हुई है और यूके की इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन हुई है। अब रिलेटिव इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? अब रिलेटिव इन्फ्लेशन का मतलब है कि लेट्स से हम कहते हैं जी कि जो यूके है वहाँ पे इन्फ्लेशन 2% हुई है और यूएसए में जो इन्फ्लेशन हुई है वो 3% हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जी यूएसए में रिलेटिव 1% इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा हुई है। ठीक है? ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है।
और जो है इसके इसके हवाले से जो यहाँ पे बात की गई है, हम लोग इसको जरा जी उसकी तरफ जाने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट्स को। तो उसको आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि रिलेटिव इन्फ्लेशन का मतलब जो है वो क्या है। रिलेटिव इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि दोनों इकोनॉमी में, यूएसए की इकोनॉमी में और यूके की इकोनॉमी में, जिसका हम यहाँ पे डाटा डिस्कस करने लगे हैं, दोनों की इकोनॉमी में ही इन्फ्लेशन हुई है, लेकिन एक में ज्यादा हुई है और एक में कम हुई है। तो इस तरीके से हम कहते हैं जी लेट्स से यूएसए में ज्यादा हुई है, 3% हुई है, और यूके में 2% हुई है। तो हम इसका जो रिजल्ट निकालेंगे, इसका रिलेटिव इन्फ्लेशन निकालेंगे, वो 1% इंक्रीज इन इन्फ्लेशन जो है इन यूएसए इकोनॉमी एज कंपेयर टू द यूके इकोनॉमी। तो ये हमारा रिजल्ट निकले, ये रिलेटिव इन्फ्लेशन है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि लेट्स से अगर यूएसए में, यानी कि होम करेंसी में, होम कंट्री में अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो फिर क्या होगा। तो उसकी तरफ जाने से पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारे बैलेंस पॉइंट ये आ गया। ये वही बैलेंस पॉइंट है जो अभी लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिटरमाइन किया था, जिसमें हमने कहा था कि 1 पाउंड स्टर्लिंग जो है बराबर होगा 1.55 यूएस डॉलर को। यहाँ पे आर नॉट जो आ रहा है, ये हमारे पास बैलेंस एक्सचेंज रेट आ रहा है। तो यहाँ पे एस नॉट और डी नॉट है जो पाउंड स्टर्लिंग की सप्लाई कर्व है, और डी नॉट जो है वो पाउंड स्टर्लिंग की सप्लाई कर्व है इन यूएस इकोनॉमी। यानी कि यूएसए की इकोनॉमी में जो फॉरेन करेंसी है विच इज द पाउंड स्टर्लिंग, उसकी सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व यहाँ पे दिए गए हैं जी, आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। और इसकी बेस पर जो हमारे बैलेंस पॉइंट एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हुआ, आर नॉट 1.55 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 1 पाउंड स्टर्लिंग। ये बैलेंस पॉइंट जो हमारा इस डिमांड और सप्लाई जो है इसकी बेस पे डिटरमाइन हुआ। तो ये हमारे पास गिवन जो है इनपुट डाटा, बैलेंस पॉइंट जो पहले से हमारे पास ड्राइव है। हाँ, अब इस पर रिलेटिव इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, अब ये देखने वाली बात है। अभी तक जो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें इम्पैक्ट नहीं दिया गया ना, इसमें इम्पैक्ट शो हो रहा है। ठीक है, इम्पैक्ट जो शो होगा अब इसके बाद वाला जो काम है उसमें शो होगा। अब उसके लिए जो सिनेरियो है वो ये है कि जी यूएसए में भी चीजें महंगी हो गई, इन्फ्लेशन हुई है ना, जनरल जो इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, यूएसए में भी चीजें महंगी हुई और यूके में भी चीजें महंगी महंगी हुई हैं। लेकिन यूएसए में चीजें ज्यादा महंगी हुई हैं। हमने ये भी बात की कि 3% इन्फ्लेशन हुई है यूएसए में, और यूके में 2% हुई है। तो रिलेटिव इन्फ्लेशन जो होम कंट्री है यूएसए, उसमें 1% ज्यादा हुई है। अब इसका इम्पैक्ट देखिएगा हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ये देखिएगा यूएसए में इन्फ्लेशन, रिलेटिव इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा हुई है। अब इससे होगा क्या, यूएसए डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स जो है वो उसमें क्या होगा, जो है वो उसमें इंक्रीज ट्रेंड आ जाएगा। कैसे भला, देखिए यूएसए की जो डिमांड है ब्रिटिश गुड्स के हवाले से वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखें यूके में भी जो है गुड्स की कीमतें बढ़ी हैं और यूएसए में भी बढ़ी हैं। एक जगह पे 2% महंगाई हुई, एक जगह पे 3% हुई है। तो लोग प्रीफर करेंगे जो है यूके की गुड्स को खरीद के इस्तेमाल करना। इसमें भी हमारी ये जम्पशन है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं और इनमें जो है बाकी चीजें जो है इनडिफरेंट है, जैसे टैरिफ वगैरह और बाकी इस तरीके से चीजें हैं। तो इसमें तो हमारी ये बात बनी कि जो कंज्यूमर है यूएसए का, जो इससे पहले मतलब ये इन्फ्लेशन से पहले वो जो चीजें इस्तेमाल कर रहा था, यूएसए वाला कंज्यूमर यूएसए की चीजें इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जब सीन चेंज हुआ तो यूएसए की चीजें ज्यादा महंगी हो गई और यूके की जो गुड्स थी वो कम महंगी हो गई। तो इसका मतलब है कि यूएसए के लोग यूके की गुड्स ज्यादा डिमांड करेंगे। जब वो उसकी ज्यादा डिमांड करेंगे तो पाउंड स्टर्लिंग की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। जब आप यूके से ज्यादा गुड्स मंगवाएंगे तो आप यूएसए में जब रह रहे हैं तो यूके, यूएसए में रहते हुए जो है मैं करेक्ट किए देता हूँ, यूएसए में रहते हुए जो आपकी होम करेंसी है, जब आप यूके से गुड्स मंगवाएंगे तो आपको जो है उसमें पाउंड स्टर्लिंग से उनको ट्रेड करनी होगी, पाउंड स्टर्लिंग चाहिए होंगे। तो आपकी इकोनॉमी में उन इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, उन परचेजेस को फाइनेंस करने के लिए जो है पाउंड स्टर्लिंग डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है जी, और जिससे आपका जो डी नॉट से D1 जो रेडिश में यहाँ पे आ रहा है, जो है डी नॉट से D1 जो है आपकी नई डिमांड कर्व जो है पाउंड स्टर्लिंग वो स्टैब्लिश हो गई है। ये जो हमारे पास इम्पैक्ट आ रहा है, ये आप जो आप देख रहे हैं, ये इम्पैक्ट आ रहा है पाउंड स्टर्लिंग की डिमांड पे। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इसका सप्लाई साइड का इफेक्ट देखते हैं, वो क्या है। हाँ, अब जो यूके के लोग होंगे, जो यूके में रह रहे होंगे,
वो भी जो है पोस्ट रिलेटिव इन्फ्लेशन जो सिनेरियो है, उसमें जो उनकी जो बात हो वो भी देखनी पड़ेगी। वो कैसे देखनी पड़ेगी? जो यूके के लोगों की जो डिज़ायर है, जो यूएसए की गुड्स की लिए है, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि जी हम अपने मुल्क की चीज़ खरीद रहे हैं तो यहाँ पे भी महँगाई हुई है लेकिन यहाँ पे कम हुई है। और अगर यूएसए की गुड्स हम मँगवाएँगे और खरीद के इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमें ज़्यादा महँगी मिलेंगी। तो रादर के यूएसए की गुड्स को प्रेफ़र करेंगे, वो यूके की गुड्स को ही प्रेफ़र करेंगे। और जब यूके जो है वो जो ट्रेड करेगा, इसका मतलब है कि जो परचेज़ेज़ करेगा, जो इम्पोर्ट्स कर रहा था यूएसए से पहले, अब वो कम हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि उसको अपने मुल्क में चीज़ें सस्ती हो गई हैं। लोग बाहर से चीज़ें खरीदने के बजाय अपने मुल्क की चीज़ें खरीदेंगे, जिसकी वजह से यूके की जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम हो जाएँगी। जिसका मतलब ये है कि जो यूके जो पहले ज़्यादा गुड्स खरीदता था और इसमें जो पाउंड स्टर्लिंग देकर फिर डॉलर खरीदता था और फिर इस तरीके से जो है वो दूसरी तरफ सप्लाई साइड पे इम्पैक्ट डालता था, अब वो इम्पैक्ट इसका कम हो जाएगा। तो S0 से S1 नई हमारी जो है वो कर्व बन गई है और नई कर्व बनने से नया हमारे पास बैलेंस पॉइंट आ गया जिसको R1 बोला गया, ये देखिएगा, जिसे R1 बोला गया जो हमारे पास ये है, R1 नया एक्सचेंज रेट है। अब इसमें देखिएगा, आप अभी नया एक्सचेंज रेट बना क्या, उसकी तरफ जाने से पहले आप लोग ये देखिएगा कि प्रेशर किस पे आया है, यूएस डॉलर पे आया है या पाउंड स्टर्लिंग पे। डेफिनेट बात है, जो यहाँ पे रिलेटिव इन्फ्लेशन का जो प्रेशर आया है वो यूएस डॉलर पे आया है। उसी पे प्रेशर ज़्यादा आएगा, जिस कंट्री में रिलेटिव इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी उसी पे प्रेशर आएगा। वो डिमांड साइड का भी प्रेशर होगा, वो सप्लाई साइड का भी प्रेशर होगा। तो दोनों प्रेशर उस पे आएँगे जो फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्टिव में होंगे। दोनों प्रेशर जो हैं वो जो इसकी होम करेंसी पे यूएस डॉलर पे आए, जी किस करेंसी में जहाँ पर रिलेटिव इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई है, उस पे प्रेशर आए। तो अब थोड़ा-सा आप देखिएगा कि उस पे प्रेशर आया तो इसका मतलब है कि उसकी करेंसी जो है वो लूज़ की तरफ गई होगी, वो डेप्रिसिएशन की तरफ गई होगी। तो अब इसका मतलब है कि 1.55 जो यूएस डॉलर का 1 पाउंड स्टर्लिंग मिलता था, अब वो कितने डॉलर देंगे तो वो मिलेगा? जी, ज़ाहिर-सी बात है उससे ज़्यादा देंगे, यानी कि 1.60 डॉलर देंगे तो फिर सेम जो है वो पाउंड स्टर्लिंग मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वांटिटी ज़्यादा दरकार है, एक ही सेम चीज़ को, सेम यूनिट को चेज़ करने के लिए क्वांटिटी बढ़ गई, तो जिसका मतलब है जो इंक्रीज़्ड क्वांटिटी वाली जो आपकी जो आइटम है, वो आपकी जो है वैल्यू उसकी कम हो गई है, उसकी कदर में गिरावट हो गई है। वो कौन है? वो यहाँ पे आपकी होम करेंसी है, जो यहाँ पे आपकी यूएस डॉलर है। जैसे देखिएगा ये कैसे 1.6 बना, ये देखिएगा, ये देखें। ये देखें, ये हमारा बैलेंस पॉइंट था, पिछले वाली स्लाइड में कौन-सी? जो हमारी इक्विलिब्रियम वाली स्लाइड थी, जिसमें हमने ये एस्टेब्लिश किया था कि जो है हमारे पास बैलेंस पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है 1.55 है, यानी इसका मतलब है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यूएस डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट होता जाएगा। 1.60 यूएस डॉलर वुड बी इक्वल टू 1 पाउंड स्टर्लिंग, और इसी तरीके से ये अगर मतलब इसमें हम डाउन की तरफ आएँगे तो यूएस डॉलर एप्रिशिएट होगा। उससे हट के जो मैंने आपको जो जनरल बात बता दी ना रिलेटिव इन्फ्लेशन में, इसको आप ज़रा अपने ज़हन में रखें, तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि जब यूएसए में इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई, तो यूएसए के लोगों ने जो है अपनी जो यूएसए की चीज़ें इस्तेमाल करना कम की और बाहर से चीज़ें मँगवाने को प्रेफ़र किया, जिसकी वजह से बाहर वाली करेंसी की डिमांड में इज़ाफ़ा हुआ, तो यूएस डॉलर पे प्रेशर आया। तो जिस कंट्री में रिलेटिव इन्फ्लेशन होगा, उसकी करेंसी पे प्रेशर आएगा और उसकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। और यहाँ पे भी देखें, आर नॉट से R1 नया एक्सचेंज रेट बना, यानी कि 1.55 यूएस डॉलर जो है पर पाउंड स्टर्लिंग से इंक्रीज होकर 1.6 यूएस डॉलर पर पाउंड स्टर्लिंग बन गया है। तो इस जो बात को, इस चीज को मैं यहाँ पे ऐसे कंक्लूड करूंगा कि जब किसी कंट्री में रिलेटिव इन्फ्लेशन बढ़ जाए, उस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। जैसे यहाँ पे हुआ, यूएसए में रिलेटिव इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो उससे हुआ क्या कि उसकी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई। 1.55 यूएस डॉलर एक जो पाउंड स्टर्लिंग को चेज करने के लिए दरकार होते थे, अब सेम जो है पाउंड स्टर्लिंग को चेज करने के लिए 1.60 यूएस डॉलर दरकार है, ज्यादा दरकार है। जो ज्यादा दरकार है वो अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। ठीक है, तो यूएस डॉलर लूज कर गया। तो मैं अगेन बता देता हूँ, जो इसका जो थंब रूल है, जो इसका कंक्लूजन हमारा बना है वो ये है कि जब इस किसी कंट्री में रिलेटिव इन्फ्लेशन होगा, बढ़ेगा, रिलेटिव इन्फ्लेशन बढ़ेगा होगा, तो उस कंट्री की करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट कर जाएगी।
ये हमारा कंक्लूजन है जो इस वाले फैक्टर का है। ठीक है जी। अब ये पहला फैक्टर है कि जिस कंट्री में इन्फ्लेशन होगा उसकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। थोड़ा सा आप देखें कि हमारे भी जब इन्फ्लेशन हुआ करेंसी डेप्रिशिएट कर जाती है। ठीक है? तो ये पहला फैक्टर है तो जिसकी जो हमारे बैलेंस पॉइंट पे एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट रखता है। तो आज के लिए एक फैक्टर ही काफ़ी है जी। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी फैक्टर्स को देखेंगे। आज के लिए इतना, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।